हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में किसान आंदोलन वाला अपना टॉपिक चल रहा था और उसमें अपन 3 क्लास कर चुके हैं उस पर, जिसमें शेखावाटी है, आपका नीमूचना है, बेंगू है, आपका बूंदी है, भरतपुर है, ये सारे बिजोली हम सारे आंदोलन पढ़ चुके हैं। आज इसी किसान आंदोलन में जो आदिवासी बेल्ट या जनजाति बेल्ट के लोगों ने अपनी समस्याओं, लगान या करवर्दी को लेकर के जो आंदोलन किए थे, उसी से इस टॉपिक को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें देखिए, इस पार्ट 4 की क्लास में जो जनजाति कह दो, चाहे आप इसको आदिवासी आंदोलन कह सकते हैं, यहाँ से आज अपन टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और यह टॉपिक अपना पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1, भगत आंदोलन। भगत आंदोलन, देखिए भगत आंदोलन को जो है, इसके हम जानते हैं कि जो प्रणेता थे, इसके जो यूं कहें कि जनक थे, इसके जो अग्रदूत थे, उसमें एक नाम था गुरु गोविंद गिरी। अगर हमसे पूछिए भगत आंदोलन के प्रणेता, इसके जनक, इसके अग्रदूत, इसके लीडर, इसका नेतृत्व किसने किया, तो उत्तर होगा आपका गुरु गोविंद गिरी। अब देखिए, गुरु गोविंद गिरी जो है, गुरु गोविंद गिरी, गुरु गोविंद गिरी, गुरु गोविंद गिरी जो है, इनका जन्म 1858 में हुआ था। इनका जन्म जो है बांसिया जो है ग्राम डूंगरपुर में हुआ था, डूंगरपुर में। और ये बंजारा जाति से थे, बंजारा जाति से। अगर आपको ध्यान है, पिछली बार का रीट का यदि आपने पेपर देखा है तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरु गोविंद गिरी किस जाति से थे, संबंधित थे बंजारा जाति से। दिसंबर 2019 में आरपीएससी ने एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी की एग्जाम करवाई थी। उसमें बाकायदा इस गुरु गोविंद गिरी पे 4 स्टेटमेंट पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन कंटिन्यू आए थे। उसमें एक क्वेश्चन ये था कि गुरु गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ था। गुरु गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ था, आप बता सकते हैं 1858 में हुआ था। और वो किस गांव से थे, बांसिया गांव से, और ये कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में। अब तो आपको सन भी ध्यान में, अब तो आपको गांव भी ध्यान में है, इवन आपको जाति भी ध्यान में, जबकि ये बहुत माइनर बातें। और डूंगरपुर तो आपको लगता है सबको याद है, लेकिन ध्यान रहे कई एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि अपनी ये बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरु गोविंद गिरी डूंगरपुर से थे या बांसवाड़ा से। ये जो क्लोज ऑप्शन होते हैं यही हमें ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। तो ध्यान रहे, गुरु गोविंद गिरी डूंगरपुर से थे और डूंगरपुर में बांसिया गाँव में उनका जन्म हुआ और एक बंजारा जाति में पैदा हुए थे। लेकिन वो एक साधु सन्यासी संत टाइप व्यक्ति थे और उन्होंने लोगों में चेतना जागृति लाने के लिए इन्होंने क्या किया, ध्यान दें, इन्होंने बांसिया गांव में जो है धूनी जो होती है साधु सन्यासियों की, वह निशान की स्थापना की, जिससे लोगों को जोड़ा जागृति लाने के लिए। और साथ ही जो है इन्होंने बांसिया गांव में आप देखते हैं ये धूनी और निशान की स्थापना करने के अलावा, चूँकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा गुजरात के नज़दीक पड़ते हैं और गुजरात में हमको पता कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों की अलख जग रही थी और ये भी उनके विचारों से प्रभावित हुए। तो ये अगर आपसे पूछे कि गुरु गोविंद गिरी किसके विचारों से प्रभावित थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से ये प्रभावित थे। और कौन से विचार, खास करके स्वदेशी के विचारों से, स्वदेशी के विचारों से ये बहुत प्रभावित थे। अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं स्वदेशी के विचारों से, क्योंकि उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो इसमें अगर आप पूछे कि वो किस जिले से थे तो बता सकते हैं, किस गांव से थे तो बता सकते हैं, किस जाति से संबंधित या किस जाति में पैदा हुए तो बता सकते हैं, कब हुई बता सकते हैं। उन्होंने धूनी और स्थान जो अपना निशान की स्थापना कहाँ की थी, बांसिया गाँव में की थी, यह बता सकते हैं। और वो किसके विचारों से, और वो भी कैसे, स्वदेशी के विचारों से प्रभावित थे। और इन्हीं विचारों को उन्होंने भी आदिवासियों में काफ़ी आगे बढ़ाया, प्रसारित किया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या किया, हम जानते हैं कि डूंगरपुर से थे और डूंगरपुर बांसवाड़ा एक कैसा इलाका था, एक जनजाति
आदिवासी बहुल इलाका, ट्राइबल बेल्ट था। जो लोग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए थे, काफ़ी बैकवर्ड थे, उन लोगों के उत्थान यानी उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनमें चेतना और जागृति लाने के लिए देखो उन्होंने क्या किया। इन्होंने 1883 में संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना, देखिए संप एक मारवाड़ी का वर्ड है, आप समझ सकते हैं। बोलते भी हैं कई बार कि भाई हम संप है, भाई मिलत आले, यानी संप का मतलब समाज के लोगों में आपसी तालमेल, उनमें समन्वय, उनमें सहयोग, उनमें एकता। वो बोलते भी हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो कोई भी समाज, कोई भी जाति, कोई भी देश तभी तरक्की, प्रगति और उन्नति कर सकता है जब उनमें आपसी मेलजोल, उनमें जब समन्वय, उनमें सहयोग होगा, या यूँ कहें कि उनमें संप होगा। तो उन्होंने आदिवासियों से एक साथ जुड़ने का आह्वान किया, एक संप सभा बनाई, और इसका उद्देश्य क्या था? आदिवासियों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान या कल्याण के लिए, उनको जोड़ने के लिए ये सभा बनाई। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आ करके, या यूं कहें कि इतनी बार पूछा जा चुका है कि प्रश्न पुराना हो गया। और कौन सा? सन वाला, कि संप सभा की स्थापना कभी 1883 में। आगे चल के इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1911 में भगत पंथ की स्थापना की। भगत पंथ, जैसे आपने नाम सुना है दादू पंथ, वैसे भगत पंथ की स्थापना की। और हमको मालूम है यह आंदोलन का जो नाम है भगत आंदोलन, ये आंदोलन भगत इसलिए कहलाया क्योंकि इस भगत पंथ से जुड़े अनुयायियों ने इस आंदोलन में भाग लिया था, उनकी बड़ी भूमिका थी, इसलिए आंदोलन क्या कहलाया? भगत आंदोलन। क्योंकि भगत पंथ से जुड़े लोग, उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी ली थी, इसलिए ये भगत आंदोलन कहलाया। तो हमसे पूछे कि भगत पंथ किसने शुरू किया, किसने चलाया? तो भी गोविंद गिरी। भगत आंदोलन का प्रणेता, उसका जनक कौन था? तो भी गोविंद गिरी। भगत पंथ की स्थापना कभी? तो बता सकते हैं। संप सभा की स्थापना कभी? तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बात है, कुछ किताबों में तो मिलेगा 1908 और कुछ जगह मिलेगा 1913 में। एक नाम है मानगढ़, और मानगढ़ एक पहाड़ी है जो पड़ती है बांसवाड़ा में पड़ती है। यहां पर आदिवासियों की एक सभा हुई, शांतिपूर्ण तरह की सभा, जिसका नेतृत्व गुरु गोविंद गिरी कर रहे थे। गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में मानगढ़ पहाड़ी पर आदिवासियों की एक सभा हुई। लेकिन इसी शांतिपूर्ण सभा पे, अब आप बोले साहब इन दोनों सनों में से हम कौन सा सही माने, ये आपको बताएंगे, पहले आप इतना ध्यान से सुन लीजिए अगली बात। तो यहाँ पर एक सभा हुई और ठीक इसी समय MBC आ गई थी। MBC का फुल फॉर्म है मेवाड़ भील, इसको आप कोर भी कह सकते हैं, कोर, और इसको कॉप्स भी कह सकते हैं, कॉप्स ये भी कह सकते हैं। मेवाड़ भील कोर कह दो, चाहे कॉप्स कोई सा एक कह दो, ये हुआ। तो यानी ये जो वहाँ की टुकड़ी, जो सैनिक थे, जो पुलिस थी, वो आई और शांतिपूर्ण तरीके से सभा हो रही थी, उस पहाड़ी को चारों ओर से घेर के अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए। इतना बड़ा नरसंहार हुआ, शहीद हो गए। बाद में ब्रिटिश सरकार ने या अंग्रेजी हुकूमत ने इसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया, और ये पाया गया कि इतनी सारी भीड़ को इकट्ठा करना, भीड़ को उकसाने का सारा काम गुरु गोविंद गिरी ने किया। हमें तो जो है आत्म सुरक्षा के लिए ये गोलीबारी करनी पड़ी, तब इतने लोगों की जो है नरसंहार या जनहानि हुई। तो इस सारी घटना का दोषी जो है गुरु गोविंद गिरी को ठहराया गया, और मानगढ़ घटना के आरोप में गुरु गोविंद गिरी को कठोर कारावास की सजा देकर जो है ना कंबोई जेल, और कंबोई जेल कहाँ पड़ती है? गुजरात में। कंबोई जेल गुजरात में भेज दिया। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि गुरु गोविंद गिरी ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए, कहाँ गुजारे? तो गुजरात में। जैसे अमिताभ बच्चन भी कहता है कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। तो ये है। तो गोविंद गिरी का जन्म तो डूंगरपुर में हुआ था, बांसिया ग्राम में। इनकी सभा कहाँ हो रही है? बांसवाड़ा में। जन्म डूंगरपुर है, सभा गतिविधियों का केंद्र बाद में, पहले बांसिया डूंगरपुर था, बाद में राजनीतिक जो गतिविधियों केंद्र सभा वगैरह मानगढ़ बांसवाड़ा हो गया, और जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे? गुजरात में गुजारे। इस प्रकार
जो है ये आप बता सकते हैं भगत आंदोलन में कैसी बात पूछी। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जैसे आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं कि भगत आंदोलन का प्रणेता कौन था? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ, वो कहाँ, किस गांव से, किस जिले से, किस जाति से थे? क्योंकि मैंने बताया कि वो एक साधु सन्यासी प्रवृत्ति जो है प्रकृति के थे, इसलिए उन्होंने बांसिया गांव में एक धोनी और जो है अपना निशान स्थापित किया। लोग उनसे जुड़े, वो स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार से प्रभावित थे और स्वदेशी के आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया। और इसके बाद में अपन देख रहे हैं कि उन्होंने 1883 में संत सभा बनाई। संत सभा का उद्देश्य क्या था ये बता सकते हैं। 11 में भगत पंथ की स्थापना की और बाद में 13 में मानगढ़ पहाड़ी वाली घटना हुई। अब आप बोले साहब 8 माने या 13, तो देखिए राजस्थान सरकार ने 2012 में गहलोत की सरकार थी, तो 2012-13 में इस घटना का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। हालांकि समारोह का मतलब ये नहीं किसी दुखांत घटना के रूप में, कोई जश्न के रूप में नहीं, इसको याद किया गया, इसको श्रद्धांजलि पूर्वक याद किया गया। तो राज्य सरकार ने बाकायदा इसको 12-13 में इसकी श्रद्धांजलि सभा, इसकी शताब्दी जो भी इस घटना को मनाया, इसको याद किया। तो ये 13 में 1913, 2013, तो राज्य सरकार ने इसको विधिवत 13 में किया है, तो ये 1913 हुआ, तभी तो 2013 में इसकी 100 वर्ष हुए। तो ये एक तरह से ऑथेंटिक हो गया या एक तरह से आप कह सकते हैं प्रमाणिक हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा इनने इसे यूं पूछें कि मानगढ़ घटना जो है, ये मानगढ़ जो है पहाड़ी है, ये आजकल आदिवासियों के बीच मानगढ़ धाम के नाम से लोकप्रिय एक आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है। तो कई बार प्रश्न पूछते हैं मानगढ़ कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? अब सबको इजी लग रहा है क्योंकि सामने दिख रहा है, लेकिन यही बात एग्जाम में आती है। तो मैंने कहा कि दो बातें तो सबसे इजी लगेंगी। अगर पूछिए गोविंद गिरी का जन्म, तो डूंगरपुर से संबंधित बताएंगे, बांस या गांव। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ बताएंगे? बांसवाड़ा, और वो बताएंगे डूंगरपुर। अब देखिए दूसरा आंदोलन पढ़ते हैं अपन आगे। तो अपना भगत हो गया। अब नंबर 2 है भोमट, या आप कह दो चाहे एक ही आंदोलन, भोमट कह दो चाहे एक ही आंदोलन कह दो। देखिए ये आंदोलन 1921 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में शुरू हुआ, के नेतृत्व में। कहां से? मातृकुंडिया कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, से ये शुरू हुआ। मातृकुंडिया कोई जगह, रासमी तहसील, वहां से शुरू हुआ, चित्तौड़गढ़ से। तो देखिए 1921 में आंदोलन, तो पहले एक और भी शुरुआत अगर आपको याद है, बेंगू आंदोलन 1921 में शुरुआत था। रामनारायण चौधरी वो भी 21, बेंगू भी 21, भोमट भी 21। वहाँ रामनारायण चौधरी था और यहाँ मोतीलाल तेजावत, और वहाँ था मैनाल भीलवाड़ा से, जबकि ये शुरू हो रहा मातृकुंडिया से। और इम्पोर्टेंट यही है। तो 3 बातें हो गई हैं। कब शुरुआत तो बता सकते हैं, किसने नेतृत्व किया तो बता सकते हैं, कहाँ से शुरू हुआ तो बता सकते हैं। अब क्या हुआ कि तेजावत ने आदिवासियों की ओर से एक 21 सूत्री मांग पत्र मेवाड़ महाराणा को सौंपा, जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है। कॉलेज व्याख्याता RS प्री कि मेवाड़ की पुकार क्या था, तो आप बता सकते हैं तेजावत ने आदिवासियों की ओर से जो 21 बातें थी, जो 21 उनके बिंदु थे, जो उनकी डिमांड्स थी, जो रिटर्न में उन्होंने मेवाड़ महाराणा से कुछ मतलब रिक्वेस्ट किया, कुछ करों का बोझ, भार, लगान की दरें कम करने के लिए जो 21 उनकी मांगे थी, उनको कम करने को लेकर के जो उन्होंने मांग पत्र या जो ज्ञापन दिया, उसी को क्या मानते हैं? मेवाड़ की पुकार। तो मेवाड़ की पुकार क्या थी? वो 21 बिंदु मांगे बातें। किसने? तेजावत ने प्रस्तुत की। किसको? मेवाड़ महाराणा को। और वो मांगे किसकी थी? उन आदिवासियों की, मेवाड़ की जनता की। जब महाराणा ने इस पुकार को नहीं सुना, तो 1922 में एक स्थान है नीमाड़ा, और नीमाड़ा पड़ता है विजयनगर में, और विजयनगर पड़ता है भीलवाड़ा में। विजयनगर में बोलियो, आपने सुना भी होगा,
तो ये भीलवाड़ा में पड़ता है। यहाँ पर इस निमड़ा नामक स्थान पे जो आदिवासियों की एक सभा हुई 1922 में। जैसे उन्होंने सभा की, शांतिपूर्ण तरीके से आदिवासी मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक सभा करे थे, लेकिन ठीक उसी समय सभा करते ही वो आ गए, क्योंकि वो आ जाते थे और उनका नाम था MBC। वही बात मेवाड़ भील कोर कह दो चाहे कॉप्स कह दो। और इस सभा पर हुई गोलीबारी में, शांतिपूर्ण सभा पर हुई गोलीबारी में 1200 से अधिक जो आदिवासी शहीद हो गए। हम तो अभी भुला भी नहीं पाए थे किसको, जलियांवाला बाग कांड को। वो 1919 में हुआ था और ये घटना हमको पता 1922 में हो गई थी, तो उसको भुला भी नहीं पाए थे। और ठीक वैसा सही नरसंहार, वहाँ भी शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, जलियांवाला बाग कांड अमृतसर में, और यहाँ भी निमड़ा नामक स्थान पे तेजावत के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, जिस पर हुई गोलीबारी में 1200 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए। देखिए मानगढ़ में 1500, यहाँ 1200। ये MBC भी बड़ी गजब थी, इसका 1000 से नीचा टारगेट ही नहीं होता था, जहाँ भी जाती थी 1000 का अपना कोटा पूरा करके आती थी। तो इस निमड़ा घटना को हम राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग कांड कह सकते हैं। राजस्थान का दूसरा इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको आप राजस्थान शब्द बोल के ऐसे बोलें कि इसको दूसरा जलियांवाला बाग कांड, बस ऐसे इतना ही बोलें, दूसरा जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग कांड कह सकते हैं, बाग कांड। अब देखिए एक प्रश्न सुने तो ध्यान से। हमको मालूम है कि मानगढ़ की घटना 1913 में हुई थी, अभी आप देख निमड़ा की घटना 1922 में हुई थी, और निमुचना की घटना 1925 में हुई थी। गांधी जी ने निमुचना घटना की निंदा करते हुए, उसको कंडेम करते हुए उसे जनरल डायर की दोहरी नीति करार दिया था। कई बुक्स गाइड में आपने ये पढ़ा होगा कि निमुचना घटना को दूसरा जलियांवाला बाग कांड कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप निमड़ा घटना को भी दूसरा जलियांवाला बाग कांड कहते हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन कई बुक्स में आपने ये पढ़ा होगा कि मानगढ़ घटना को दूसरा जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। ये इसको आप कैसे कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग कांड तो हुआ ही 1919 में था, तो 1919 के बाद की किसी घटना की तो आप जलियांवाला बाग कांड से तुलना या उसकी उपमा कर सकते हैं। आप निमड़ा को कह सकते हो जलियांवाला बाग कांड, आप निमुचना को कह सकते हैं, लेकिन आप मानगढ़ को नहीं कह सकते। तो शायद दो चीज़ों को कन्फ्यूजन है कि मानगढ़ वाली घटना को आप जलियांवाला बाग कांड नहीं कह सकते, क्योंकि वो घटना ही 13 में हो गई थी, जबकि जलियांवाला बाग कांड 1919 में हुआ। एक जो कन्फ्यूजन की मानगढ़ की घटना 1908 है या 1913, मैंने बता दिया। राज्य सरकार ने 2012-13 में इसका शताब्दी वर्ष समारोह या इसको जो भी श्रद्धांजलि सभा के रूप में इसको मनाया गया, सो विधिवत सरकारी स्तर पे 13 हो गया, तो 1913-2013 एक वो लॉजिकली प्रमाणित हो गया। दूसरी बात ये भी आपको टाइमिंग के हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो निमड़ा घटना को हम क्या कह सकते हैं, दूसरा जलियांवाला बाग कांड कह सकते हैं। निमुचना को भी कह सकते हैं, लेकिन मानगढ़ को नहीं कह सकते। देखिए ये जो भोमट है, भोमट और एक दूसरा नाम है एकी आंदोलन। एकी का मतलब वही है जो संप का मतलब है, एकी का मतलब एकता से। वही बात आदिवासी लोगों में एकता, उनमें यूनिटी, उनमें सामंजस्य, उनमें तालमेल, उनमें समन्वय के हिसाब से एक ही कह दो चाहे एकता, एक ही बात। भोमट पे देखिए दो प्रश्न आ सकते हैं। भोमट पे दो प्रश्न कैसे आ सकते हैं, एक तो है कि भोमट है, और दूसरा प्रश्न बनेगा भोमट था या थी, जो भी। तो भोमट है एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र कैसा, एक पहाड़ी क्षेत्र है, और उस पहाड़ी क्षेत्र कौन रहते हैं, आदिवासी रहते हैं। और कौन से आदिवासी रहते हैं, भील आदिवासी रहते हैं, भील समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। तो प्रश्न पूछे कि भोमट है एक पहाड़ी, एक भीली आदिवासी क्षेत्र है। पिछले दिनों जिला उद्योग प्रसार अधिकारी, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ऑफिसर की एग्जाम लगी थी, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि साहब भोमट क्षेत्र कहाँ है, उदयपुर के, जो सिरोही और उदयपुर के निकट वाला पहाड़ी इलाका है, जो दुर्गम है काफी, उसको भोमट कहते हैं। वो तो आज भी है। और उस इलाके में जो आंदोलन हुआ, उस इलाके के नाम पे आदिवासियों ने आंदोलन किया, उसका नाम पड़ गया भोमट। तो अगर पूछे था या थी, तब तो आंदोलन या एक घटना,
और है तब एक क्षेत्र। पूछे कौन सा, तो आप बता सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र। कौन रहते हैं, आदिवासी रहते हैं। जो कहाँ पड़ता है, उदयपुर और सिरोही के सीमा वाला, लेकिन मेजर पार्ट उसका उदयपुर में, आप बता सकते हैं आराम से। तो है यानी क्षेत्र, थाया थी एक जनजातीय आंदोलन, एक आदिवासी आंदोलन, एक घटना, आप कैसे बता सकते हैं। तो शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मोतीलाल जो तेजावत हैं, मोतीलाल जो तेजावत हैं, ये आदिवासियों के बीच में काफी लोकप्रिय थे। आदिवासियों के बीच में इनको बावजी भी कहते हैं, बावजी के नाम से लोकप्रिय थे, बावजी। और दूसरा नाम है आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा के नाम से भी ये लोकप्रिय हैं, आदिवासियों का मसीहा। तो अगर पूछे आदिवासियों का मसीहा कौन है, तो भी मोतीलाल तेजावत। आदिवासी में बावजी के नाम से कौन लोकप्रिय हैं, तो भी मोतीलाल तेजावत। अब अगर प्रश्न यूं घुमा के पूछे कि देखिए तीन शब्द हैं, एक शब्द है सिरोही, एक शब्द है भील और एक शब्द है गरासिया। अगर आपसे सिंपली पूछे कि भीलों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो मोतीलाल तेजावत। अगर आपसे ओनली इतना ही पूछे गरासियों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो मोतीलाल तेजावत। या पूछे कि सिरोही में भीलों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो मोतीलाल तेजावत। क्यों, क्योंकि भोमट जो क्षेत्र है मैंने बताया कि उदयपुर और सिरोही के सीमा वाला इलाका है, तो वो सिरोही पड़ गया, और ग्रासिया जाति भी सिरोही में है। अगर हमसे पूछे सिरोही में ग्रासियों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो भी मोतीलाल तेजावत। और एक साथ जोड़ के पूछे कि सिरोही में भीलों व ग्रासियों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो भी मोतीलाल तेजावत। तो कैसे पूछे आप बता सकते हैं। 1 मिनट के लिए इसको अपना रिकैप करते हैं कि देखिए भोमट और एकी का मतलब एकता। और भोमट आंदोलन क्यों पड़ा, क्योंकि एक जगह विशेष का नाम है, और जितने आंदोलन हैं वो जगह के नाम से जाने गए, चाहे बूंदी देख लो, चाहे भरतपुर देख लो, ठीक है, चाहे नीमुचना देख लो। तो ये आंदोलन 21 में शुरू हुआ था मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। कहाँ से, मातृकुंडिया से। फिर आपसे पूछे मेवाड़ की पुकार क्या है, तो वो आदिवासियों की 21 बातें, उनकी मांगे जो आदिवासियों की ओर से तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा को सौंपी। जब महाराणा ने पुकार नहीं सुनी तो फिर 22 में निमाड़ा एक स्थान पड़ता भीलवाड़ा में। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि एक सभा हुई, और सभा पे मेवाड़ जो भील कोर है उसके सिपाही जो सैनिक थे उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से आदिवासियों में गोलीबारी की, जिसमें 1200 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए। इस घटना को हम दूसरा जलियांवाला बाग कांड भी कह सकते हैं। अब आपके यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि साहब नीमुचना को भी आपने कहा था, कोई दिक्कत नहीं, नीमुचना भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, लेकिन मानगढ़ को नहीं कह सकते। दूसरा एक ही अर्थ बता ही दिया। भोमट से 2 क्वेश्चन बनेंगे, है और थाया थी। है तो क्षेत्र, थाया थी एक घटना कह सकते हैं आप। अब देखिए तेजावत आदिवासी बीच में 2 नामों से लोकप्रिय थे, बावजी और आदिवासियों का मसीहा। और बावजी नाम आप सुना कि साउथ की जो मूवी होती है उसमें गुंडा जो खलनायक जो होता है विलेन, उसको भी आपने 1-2 मूवी में, जैसे रावड़ी राठौड़ में बावजी नाम आपने सुना होगा, ये भी काफी चर्चित नाम है। इसके अलावा सिरोही में भील बोले चाहे ग्रासिए, कैसे पूछें, इन तीनों का उत्तर एक आएगा, मोतीलाल तेजावत। अब देखिए अपन लास्ट इसमें शुरू करते हैं तीसरा। अब तक 2 हो गए, भगत हो गया है, दूसरा भोमट, और अब तीसरा देखिए नंबर 3। नंबर तीसरा है मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन ये आपका लास्ट है, इसके साथ ही आपका टॉपिक एंड हो जाएगा। देखिए बात है 1851 से 1860। एक जगह पड़ती है जहाजपुर, और ये जहाजपुर पड़ता है भीलवाड़ा में। यहाँ के मीणा समुदाय के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने शीघ्र इसका दमन कर दिया। लेकिन ये आंदोलन ज्यादा चर्चित ये नहीं, ये आंदोलन ज्यादा चर्चित जयपुर के हिसाब से हुआ था। जयपुर के हिसाब से कैसे, आप सुन लीजिए। देखिए आज से 50-60 साल पहले की हम बात करें तो हर जाति का जो व्यवसाय था वो जाति आधारित या जातिगत था। जैसे मान लीजिए एक मारवाड़ी में बात करें, या जाट को जायडो तो वो खेती बाड़ी का काम करता था, बामण बनिया का बेटा लिखा पढ़ी काम करता था, सुनार का लड़का या उसका जो भी औलाद संतान वो गढ़ाई का काम करता था। तो सारे व्यवसाय जाति से जुड़े हुए थे।
लेकिन अब जैसे कि ग्लोबलाइजेशन आया, वैश्वीकरण के दौर में जाति छिन्न भिन्न हो गई और हर व्यक्ति को उसकी योग्यता, उसकी रुचि के अनुसार उनके कार्य शुरू हो गए। तो मैं पुरानी व्यवस्था के हिसाब से बता रहा हूं। तो हर जाति के जैसे व्यवसाय फिक्स थे, वैसे ही एक नाम आता मीणा। और मीणा जो जाति थी उनका मुख्य काम था चौकीदारी। चूंकि राजस्थान में पूछे कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है मीणा। और जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, और गोंड पढ़ते हैं एमपी में। अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड, और राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मीणा। और यदि मीणा ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर हो जाएगा भील। ठीक है, अब राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा तो है, लेकिन अगर पूछे मीणों की सबसे अधिक आबादी कहाँ है तो जयपुर में। तो मीणों का मुख्य काम था चौकीदारी और इनकी सबसे अधिक जनसंख्या, आबादी संख्या थी जयपुर में। अब देखिए, सपोज जैसे मान लीजिए कहीं भी कोई स्थान है और यदि कोई व्यक्ति उसका चौकीदार है तो उसको पता कि कौन कहाँ कब आ रहा है, कब जा रहा है। तो उसको जो भी पहले के जो भी किले, हवेली, महल होते थे या जो भी बड़े जो सेठ साहूकार होते, उनके चौकीदारी काम यही करते थे। तो कहते हैं कि इन मीणों की संख्या अधिक जयपुर में थी और इनकी चोरियों की प्रवृत्ति जो है ये भी जयपुर में ज़्यादा बढ़ गई। तो जयपुर में चोरियों की जो है वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इससे वहाँ की जनता कहें या सरकार, हुकूमत परेशान थी। तो जयपुर सरकार ने जो है जयपुर में बढ़ती चोरियों को रोकने के लिए 1930 में जयपुर रियासत में जरायम पेशा कानून पारित किया। पेशा कानून ये पारित किया। पेश यानी पेश होना, ये तय कर दिया कि जो मीणा जिस थाने के अंतर्गत पड़ता है या आता है या जिसके जो थाना निकटतम लगता है, क्योंकि हर के एक थाना क्षेत्र लगता है। अपन भी देखते हैं कई बार अपने कोई जो मामला हो जाता है और अपन सीधे चले गए, जैसे मान लीजिए साहब कोतवाली चले गए, तो वो अपने को मना कर देंगे, साहब आप जाइए, आप उद्योगनगर के पास हैं, तो आपका जो भी मामला वहाँ पर एंटरटेन किया जाएगा, उसको जो भी दर्ज लॉज किया जाएगा। तो ऐसे ये तय हुआ कि जो मीणा जिस टेरिटरी, जिस थाने के अंतर्गत आता है या पड़ता है, वहां प्रतिदिन एक बार पेश होगा, नहीं उपस्थित होगा। तो इसलिए सभी मीणों को पेश होने लग गया। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जैसे समाज की किसी भी समाज में देखिए, कोई भी कोई गलत काम, बुरा काम सभी लोग तो करते नहीं, करते हैं 2-4 और उसका नाम, बदनामी जो है वो पूरे समाज को सुननी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। तो करे कोई भरे कोई, करने वाले 4-5, लेकिन सभी लोगों को वहां पर उपस्थित होना पड़ा था। इससे समाज में आक्रोश पनपा, नाराजगी पनपी, और इसके खिलाफ 1933 में जो है बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में क्या बना, मीणा क्षेत्रीय महासभा बनी। मीणा क्षेत्रीय महासभा, देखिए महासभा मीणों की है और अध्यक्षता शर्मा कर रहा है, और ये 1933 में। तो देखिए मीणों का एक आंदोलन जहाजपुर भीलवाड़ा में हुआ, लेकिन इतना चर्चित नहीं हुआ था। ज्यादा चर्चित इतिहास में जो मीणों का आंदोलन वो जयपुर वाला है। और जयपुर में मीणों आंदोलन क्यों किया, इस कानून के खिलाफ। तो हमसे प्रश्न पूछे किस रियासत में बढ़ती चोरियों को रोकने के लिए जराइम पेशा कानून पारित किया गया, तो जयपुर रियासत में बढ़ती चोरियों को रोकने के लिए जराइम पेशा कानून कब पारित हुआ, 1930 में। इस कानून के खिलाफ जो है मीणा क्षेत्रीय महासभा गठन कब हुआ, 33 में, और किसके अध्यक्षता में, बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में। अब देखिए इसी सभा के आह्वान पे 1944 में नीम का थाना जो पड़ता है सीकर में, यहां पर जो है एक हुआ मीणा महासम्मेलन हुआ, और इसकी अध्यक्षता जो है आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, एक जैनी थे, जैन मुनि मगन सागर ने की। आप देख रहे हैं सब जो है वो जो महासभा बनी थी उसकी स्थापना तो बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, एक जैनी कर रहे हैं। तो सभी समाज के लोग इनके साथ थे, क्योंकि वो सभी जो एक तरह से पूरा समाज जिस कानून से परेशान था, अपमानित था, सभी में एक आक्रोश था। तो कोई शर्मा चाहे जैन सब उनके साथ तो हुआ, और इस महासम्मेलन में उस जराइम पेशा कानून की कड़ी आलोचना की गई, उसकी निंदा की गई। 1944 में ही नीम का थाना में ही 1944 में नीम का थाना में ही एक और
समिति बनी, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति बनी। और बाद में आज़ादी के बाद 1951-52 में इस कानून को काला कानून कहकर समाप्त किया गया। काला कानून। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हुआ। तो अगर हमसे पूछे मीणा आंदोलन, तो एक तो जहाज पर बता सकते हैं 1851 से 60, लेकिन मीणा आंदोलन चर्चित जयपुर वाली हुआ था। और मीणू ने आंदोलन क्यों किया, जिसका कारण वो कानून था। और वो कानून जयपुर रियासत में क्यों पारित किया गया, बढ़ती चोरियों पर लगाम लगाने के लिए। और इस कानून के खिलाफ 1933 में एक सभा बनी जो बंशीधर शर्मा, और उसी सभा के आह्वान पे 1944 में नीम का थाना में एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जैन मुनि मगन सागर ने। और उसी समय वहां पर एक समिति बनी, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, जिसकी स्थापना नीम का थाना में हो रही, ध्यान दें। और आज़ादी के बाद इस कानून को काला कानून कह के समाप्त किया गया। इस प्रकार आपका ये आदिवासी या जनजातीय आंदोलन समाप्त हुआ। इसके साथ ही आपका टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब इससे आंदोलन से जुड़े कुछ खास बातें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या महत्वपूर्ण तथ्यों की जो अपनी अगली क्लास होगी 5वीं क्लास में फिर शुरू करेंगे। तो इसको ध्यान से सुने, इसको दोबारा और जो अपनी कॉपी में लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।